जय हिंद साथियों। वेलकम टू कॉमरेड दीपक एकेडमी। कॉमरेड दीपक एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 30 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि डिटेल में यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं, वो सिर्फ 30 क्वेश्चन नहीं बल्कि 30 टॉपिक को हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यदि आप किसी आगामी रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, तो इसको कम्प्लीटली जरूर वॉच करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना देरी किए हम लोग बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है पर पीएच पैमाने में गहरा नीला रंग डैश को दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन है प्रबल क्षारीय विलयन, प्रबल अम्लीय विलयन, दुर्बल क्षारीय विलयन, उदासीन विलयन। तो सबसे पहले यहाँ पर पीएच पैमाने के बारे में जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो भी यहाँ पर पीएच पैमाने से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझते हैं कि कॉन्सेप्ट पीएच पैमाने से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले पीएच स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है। तो क्या है कि पीएच स्केल है कि इसकी मदद से अम्ल तथा क्षार की प्रबलता की पहचान की जाती है। अम्ल तथा क्षार की प्रबलता की पहचान की जाती है पीएच स्केल से। पीएच स्केल बराबर क्या होता है, पीएच से बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन प्लस माइनस लॉग एच प्लस आयन जो होता है वो पीएच स्केल का वैल्यू होता है। अब पीएच स्केल में 3 यहाँ पर याद रखने हैं। सबसे पहले तो 0, 7 और 14। 0 से लेकर के 14 तक यहाँ पर डिजिट पीएच स्केल में रहता है, जिसमें 7 जो है यहाँ पर उदासीन न्यूट्रल को यहाँ पर शो करता है, उदासीन को 7 शो करता है। 7 से पहले जो भी है वो क्या शो करेगा, अम्ल को शो करेगा, यहाँ पर एसिड को शो करेगा। और जो 7 के बाद है वो किसको शो करेगा, क्षार को शो करेगा, यानी कि बेस को शो करेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार। तो ये क्या होता है, तो पीएच स्केल में 7 से जितने हम लोग यहाँ पर 0 की तरफ जाएंगे उतने हमारी क्या हो जाएगी, अम्लता बढ़ती जाएगी। 6 पर जो अम्लता रहेगी उसकी अम्लता 5 पर जो अम्लता रहेगी उससे कम होगी। तो जैसे जैसे हम लोग 0 की तरफ बढ़ेंगे हमारी अम्लता क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। उसी तरह यहाँ पर 7 से जैसे जैसे हम लोग 14 की यहाँ 14 की तरफ बढ़ेंगे वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रबल क्षार हो जाएगा, यानी कि क्षार जो है वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर 0 से लेकर के 3 या फिर यहाँ पर 3.5 तक प्रबल अम्ल होता है। फिर 3 से लेकर के यहाँ पर 7 तक क्या हो जाता है, दुर्बल अम्ल हो जाता है। उसी तरह 7 से लेकर के यहाँ पर 10 या 10.5 तक क्या हो जाता है, यहाँ पर दुर्बल क्षार हो जाता है। और 10.5 या 10 से लेकर के 14 तक क्या हो जाता है, प्रबल क्षार हो जाता है। तो यहाँ पर याद रखना है कि क्षार 7 से पहले जो भी होता है 0 तक वो अम्ल होता है और 7 के बाद क्षार होता है। यहाँ पर प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के बारे में यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम लोग देख लिए। अब इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट आता है जो रंग से रिलेटेड रहता है, जो कलर से रिलेटेड रहता है, उसको भी हम लोग पहले यहाँ डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन पर बैठ जाएंगे। हमारा नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट है जो कलर से रिलेटेड है। पीएच वैल्यू में यदि 0 शो कर रहा है तो वो किस कलर को इंडिकेट करेगा, वो गाढ़ा लाल को इंडिकेट करेगा। अगर पीएच स्केल में 1 शो कर रहा है तो वो लाल को इंडिकेट करेगा। अगर 2 शो कर रहा है तो वो लाल को इंडिकेट करेगा। और यदि 3 है तो वो नारंगी लाल होगा। उसी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है 4 है तो नारंगी होगा, 5 है तो नारंगी लाल होगा, 6 है तो यहाँ पर हरित लाल हो जाएगा, 7 है तो यहाँ पर हरा हो जाएगा। 7 है जो न्यूट्रल होता है 7 उदासीन, तो यहाँ पर किसको शो करेगा, हरा कलर को शो करेगा। उसी प्रकार यहाँ पर 8 है तो वो किसको शो करेगा, हरित लाल को। 9 है तो वो नीला को। 10 है तो गहरा नीला को। 11 है तो जामुनी को। और 12 है तो गाढ़ा जामुनी को। 13 है तो बैंगनी को। और 14 है तो बैंगनी को यहाँ पर शो करेगा। अब हम लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देख लिया यहाँ पर जो पीएच स्केल से रिलेटेड है। कह रहा है पीएच स्केल में गहरा नीला रंग, यहाँ पर क्या कह रहा है कि गहरा नीला रंग किसको दर्शाता है। तो सबसे पहले हम लोग गहरा नीला रंग जो होता है उसके पीएच स्केल में कितना वैल्यू होता है उसको देखते हैं। यहाँ पर गहरा नीला रंग का कितना है, 10। यहाँ पर गहरा नीला रंग का कितना है पीएच वैल्यू, 10 है, यहाँ पर दिया हुआ है। पीएच वैल्यू गहरा नीला के लिए कितना है, 10 है। ठीक। अब हम लोग बैक स्लाइड में ये देखते हैं, यहाँ पर 10 किसको शो कर रहा है, दुर्बल क्षार को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, यहाँ पर दुर्बल क्षार को शो कर रहा है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दुर्बल क्षार हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन का पीएच स्केल में गहरा नीला रंग किसको शो करता है, तो यहाँ पर दुर्बल क्षारीय विलयन को शो करता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था
हमारा पहला क्वेश्चन जिससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक से यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। इसी तरह हम लोग यहाँ पर 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा है। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, यहाँ पर जब पादप कोशिका में परागण द्वारा पानी की हानि होती है तो आंतरिक पदार्थ संकुचित होकर कोशिका भित्ति से दूर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? तो यहाँ ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा जीव द्रव्य कुंचन। अब ये जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जीव द्रव्य कुंचन होता क्या है आखिर। तो यहाँ पर क्या है जीव द्रव्य कुंचन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन को। क्या रहा है कि जब किसी पादप कोशिका को अधिक सांद्र विलयन में, अधिक हाइपरटोनिक विलयन में रखा जाता है तो परागण द्वारा पानी कोशिका से बाहर निकल जाता है। पानी के निकलने से क्या हो जाता है? कोशिका का जीव द्रव्य सिकुड़ जाता है। कोशिका का जीव द्रव्य सिकुड़ जाता है। दूसरा क्या है? कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है। इसी अवस्था को क्या कहते हैं हम लोग? जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो प्लाज्मोलाइसिस समझ गए हम लोग क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस होता है यहाँ पर कि जब किसी कोशिका को अधिक सांद्र विलयन में रखा जाता है तो परागण की क्रिया होती है, जिसमें परागण के द्वारा क्या हो जाता है? पानी से कोशिका का जीव द्रव्य सिकुड़ जाता है। जब कोशिका से पानी निकल जाता है जिसकी वजह से क्या होता है? कोशिका का जीव द्रव्य यहाँ पर सिकुड़ जाता है और उसके बाद क्या होता है? कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है। तो इसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो ये था हमारा प्लाज्मोलाइसिस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन से अभिक्रिया निम्नलिखित क्लोरीन की क्रिया निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजन चूर्ण का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण होगा? विरंजन चूर्ण का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर विरंजन चूर्ण से रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि क्या है विरंजन चूर्ण। यहाँ पर है कि बुझे हुए चूने CaOH का हॉल2 को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजन चूर्ण बनता है, ब्लीचिंग पाउडर। विरंजन चूर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ये कैसे बनता है? जब बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो क्या हो जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ये आपको लाइन बाय लाइन कहीं भी किसी भी एग्जाम में मिल सकता है। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है? जब बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर Cl2 गैस, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण का, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब दूसरा है यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या? CaO, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। बार बार पूछा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? कली चूना, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्विक लाइन, या इसी को क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। तो ये याद रखना है आपको, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा है हमारा CaOH का हॉल2, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक नाम क्या है इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया को निरूपित करती है? आरआरबी जेईई 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको देखने से पहले उदासीनीकरण अभिक्रिया को देखते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया यहाँ पर क्या होता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहता है कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ पर लिखा हुआ है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं? जब अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है HCl, जब NaOH से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? NaCl, और जल यहाँ पर H2O बनता है। तो HCl क्या हो गया? यहाँ पर अम्ल हो गया। NaOH क्या हो गया? यहाँ पर भस्म हो गया। ये जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो NaCl लवण बनाता है और साथ में साथ यहाँ पर जल बनाता है। यहाँ पर आपको ये जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने हैं, बार बार एग्जाम में ये रिपीट होता है। यहाँ पर H2SO4 HCl HNO3 ये क्या है? प्रबल अम्ल है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ पर HNO3।
तो ये क्या है, यहाँ पर प्रबल अम्ल है। CH3COOH H2CO3 H2SO3 ये क्या है, दुर्बल अम्ल है यहाँ पर। उसी तरह यहाँ पर NaOH KOH क्या है, प्रबल भस्म है। और NH4OH CaOH का हल 2 MgOH का हल 2 ये क्या है, दुर्बल भस्म है। तो इसको आपको याद रखने हैं, ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है, रिपीट होता है यहाँ पर। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा था कॉन्सेप्ट उदासीनीकरण अभिक्रिया से रिलेटेड। अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया को कौन सा यहाँ पर क्या कर रहा है, रिपीट मतलब शो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला क्या है, CH3COOH प्लस NaOH, यहाँ पर ये क्या है, अम्ल है और ये यहाँ पर भस्म है। तो अम्ल भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल का निर्माण करता है। तो ये क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। दूसरा है HCl NaOH NaCl H2O, ये अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। तो ये भी क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तीसरा है Na2CO3 प्लस HCl, यहाँ पर ये क्या है, Na2CO3 अम्ल है और HCl अम्ल है। दोनों अम्ल आपस में अभिक्रिया करके यहाँ पर लवण और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर जल को का निर्माण कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए एक अम्ल और दूसरा भस्म होना चाहिए। यहाँ पर दोनों अम्ल आपस में अभिक्रिया कर रहा है, तो इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर कह रहा है हम लोगों को गलत सिलेक्ट करने के लिए कि कौन सा इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है। यहाँ पर हम लोग चौथा ऑप्शन देखते हैं कि H2SO4, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर H2SO4 हो गया आपको अम्ल और COH का हॉल 2 क्या हो गया, भस्म। तो ये आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, ये आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो समांतर और समदूरस्थ सीधी रेखाओं को दर्शाया जाता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर समांतर और समदूरस्थ सीधी रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। समदूरस्थ सीधी रेखा का मतलब क्या हो गया कि समान डिस्टेंस पर ये रहता है, और समांतर एक दूसरे के क्या होता है, समांतर यहाँ पर रहता है और सेम डिस्टेंस पर रहता है। तो इसको किसको, चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग यहाँ पर दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध R ओम है, यहाँ पर R ओम है, और 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध क्या हो गया, आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि आर बराबर क्या होता है, रेजिस्टेंस बराबर हो जाता है रो इंटू एल बाय ए। ये क्या हो जाता है, यहाँ पर रो हो गया, यहाँ पर रेजिस्टिविटी, एल हो गया लेंथ ऑफ वायर, और ए क्या हो गया यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर क्या है, एल, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अब कह रहा है कि 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध आर है। जब 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना है, आर है, तो 5 मीटर लंबे तार का, तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि यहाँ पर लेंथ घट रहा है तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। लेंथ को यहाँ पर क्या कर दिया है, आधा कर दिया है, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आधा। तो 1/2 आर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो 1/2 आर यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 0.5 आओ। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सोल का एक उदाहरण है, टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने सोल क्या होता है आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। यहाँ पर फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, सोल से रिलेटेड, पायस से रिलेटेड, जेल से रिलेटेड, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम और प्रक्षेपित कण होता है। जब दोनों ठोस रहते हैं तो ठोस सोल का निर्माण होता है, और जब एक परिक्षेपण माध्यम ठोस और परिक्षेपित कण द्रव रहते हैं तो जेल का निर्माण होता है, जिसको हम लोग जेली कहते हैं। तीसरा है हमारा, जब परिक्षेपण माध्यम ठोस और परिक्षेपित कण गैस रहता है तो ठोस फॉर्म का यहाँ पर निर्माण होता है। और उसके बाद है हमारा, जब द्रव हो परिक्षेपण माध्यम और ठोस हो परिक्षेपित कण, तो ये क्या हो जाता है, सोल का यहाँ पर निर्माण होता है। जब दोनों द्रव हो तो ये यहाँ पर पायस का निर्माण होता है। द्रव जब परिक्षेपण माध्यम हो और गैस परिक्षेपित कण हो तो फोम या झाग का निर्माण होता है। और जब परिक्षेपण माध्यम गैस हो और परिक्षेपित कण ठोस या द्रव हो तो एरोसोल का निर्माण होता है। अब यहाँ पर ठोस, जेल, ठोस फॉर्म, सॉल, पायस, यहाँ पर हम लोग समझ गए कि किस तरीके से निर्माण होता है। अब इसके एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं।
कि ठोस, सोल, जेल, सॉल, पायस, इस सब का एग्जाम्पल क्या होता है यहाँ पर। तो इसके एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर क्या है, ठोस सोल। ठोस सोल का एग्जाम्पल क्या हो गया यहाँ पर, माणिक्य, नीलम, अन्य रंगीन पत्थर। ये किसका एग्जाम्पल है, ठोस सोल का एग्जाम्पल है। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ कि बार बार इसमें से एग्जाम्पल रिपीट होता है, तो आपको याद रखना है। दूसरा है हमारा जेल, जिसको जेली हम लोग कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया यहाँ पर, जिलेटिन हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया। ये किसका एग्जाम्पल है, जेली का एग्जाम्पल है। तीसरा हमारा ठोस फॉर्म, रबर फॉर्म, स्पंज। ये किसका एग्जाम्पल है, ठोस फॉर्म का एग्जाम्पल है। चौथा है हमारा सोल, अस्थाई, यहाँ पर साबुन, यहाँ पर अस्थाई साबुन, विलियन, यहाँ पर पेंट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर स्याही है, स्याही, स्याही, ठीक। यहाँ पर सोल क्या हो गया, सोल का एग्जाम्पल स्याही, साबुन, विलियन, पेंट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये किसका एग्जाम्पल है, सोल का। पांचवा है हमारा पायस। पायस का एग्जाम्पल क्या है, दूध, फ्रेश क्रीम, कॉर्न डिनर ऑयल। ये किसका एग्जाम्पल है, पायस का एग्जाम्पल है। छठा है हमारा फोम या झाग। इसका एग्जाम्पल क्या है, शेविंग क्रीम का झाग या साबुन का झाग। ये किसका एग्जाम्पल है, फोम या झाग का। एरोसोल, सातवां है हमारा एरोसोल। ये बार बार पूछा जाता है, एरोसोल को आप लोग याद रखेंगे कि एरोसोल का एग्जाम्पल क्या हो गया, धुआं, बादल, कुहासा। ये किसका एग्जाम्पल है, एरोसोल का एग्जाम्पल है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सोल का उदाहरण है। तो सोल का उदाहरण अभी हम लोगों ने देखा, सोल का उदाहरण इनमें से कौन सा है, यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका एग्जाम्पल है, सोल का उदाहरण है यहाँ पर। तो ये था हमारा क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं। ऐसा डैश के कारण होता है। ये एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन। प्रकाश के परावर्तन के कारण, किसी वस्तु द्वारा प्रकाश के विक्षेपण के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण और प्रकाश के एक सीधी रेखा में यात्रा करने के कारण। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो छाया बनता है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को यहाँ पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे हम लोग रिटर्न आएंगे। यहाँ पर है कि प्रकाश के मार्ग में यदि कोई अपारदर्शी वस्तु, प्रकाश के मार्ग में यदि कोई अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं तो वस्तु के सामने एक काला क्षेत्र प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, छाया कहते हैं। जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं। ऐसा प्रकाश के सीधी रेखा में यात्रा करने के कारण होता है। तो यहाँ पर ऐसा किसके कारण होता है, जब जो छाया बनता है वो प्रकाश के सीधी रेखा में यात्रा करने, सीधी रेखा में गमन करने के कारण क्या होता है, छाया बनता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि हमारा जो छाया बनता है वो किसके कारण, सीधी रेखा में प्रकाश के गमन करने के कारण। यहाँ पर प्रकाश से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यहाँ पर प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं। ऐसा डैश के कारण होता है, तो ऐसा प्रकाश के सीधी रेखा में यात्रा करने के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रकाश के सीधी रेखा में यात्रा करने के कारण। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उदासीनीकरण का उत्पाद है। तो यहाँ पर क्या रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा उत्पाद बनेगा। आरआरबी का पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर अभिक्रिया करवा के देखते हैं क्या होता है, NaOH। NaOH जब यहाँ पर किससे, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा, यहाँ पर होगा NaCl और यहाँ पर NaCl और जल का निर्माण, H2O का यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्माण होगा। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और जल, सोडियम क्लोराइड और जल कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, यदि लयनकाय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं, यदि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है तो निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर सेंटर कहा जाता है। तो पावर हाउस या पावर सेंटर किसको कहते हैं, पावर सेंटर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो ये याद रखना है कि कोशिका के पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। प्लास्टिड क्या होता है, यहाँ पर प्लास्टिड हो जाता है, यहाँ पर जो पादप में पाया जाता है, जो क्या करता है, परिवहन का, यहाँ पर क्या करता है, प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट।
ठीक, तो यहाँ पर प्लास्टिड जो है सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे पहले मैंने आपको पिछले क्लास में डिस्कस कर दिया है डिटेल में। और राजधानी क्या होता है, वैकिल्स होता है। ठीक, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, गलत कथन का चयन कीजिए। एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला है निषेचन में युग्मनज प्राप्त होता है। उसके बाद निषेचन से हमें युग्मनज प्राप्त होता है। दूसरा है नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। उसके बाद है मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित रहता है। चौथा है नर जनन कोशिकाएं परागकण द्वारा निर्मित होता है। तो ये हमारा आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या कर रहा है, गलत क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, गलत ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए। अब इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन मैंने आपको पहले क्लास में और वही चीज मैंने दूसरे क्लास में भी आपको डिस्कस किया था कि एक टॉपिक होता है क्या, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। क्या हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो इसके बारे में यहाँ पर मैंने आपको पहले क्लास में, दूसरे क्लास में, आज मैं तीसरी बार इसको डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में क्या होता है, सबसे पहला हम लोग देखते हैं पुमंग। पुमंग क्या होता है, यह पुष्प का नर भाग होता है। किसका, पुष्प का नर भाग होता है। इसमें क्या होता है, लंबी लंबी रचनाएं से बनी होती है। ये कौन सा, पुमंग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेमेंस। स्टेमेंस मतलब पुंकेसर जिसको हम लोग कहते हैं। प्रत्येक पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, जिससे लंबा वाला भाग तंतु कहलाता है, फिलामेंट, और अग्र भाग क्या कहलाता है, परागकोश कहलाता है। और परागकोश में ही क्या होता है, परागण का विकास होता है। ये था किसका, पुष्प का नर वाला भाग। अब हम लोग पुष्प का यहाँ पर मादा वाला भाग देखते हैं कि पुष्प का मादा वाला भाग क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइनोसियम, जायांग कहते हैं। या पुष्प का क्या होता है, मादा भाग होता है। यह भाग कार्पेल्स स्त्रीकेसर इकाई से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। स्त्रीकेसर के अब यहाँ पर कितने टाइप होते हैं, यहाँ पर 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे क्या होता है, फूले भाग को अंडाशय कहते हैं हम लोग। मध्य भाग को क्या कहते हैं, यहाँ पर वर्तिका कहते हैं, तथा अग्र भाग को क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। अब क्या है कि परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। क्या कहते हैं, परागन। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है गलत कथन का चयन करने के लिए। तो निषेचन से हमें युग्मनज का प्राप्त होता है, ये सही है। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है, ये भी सही है। मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित रहता है, तो ये गलत है। मादा युग्मक कहाँ उपस्थित रहता है, निचले भाग में। और निचले भाग कौन सा था, अंडाशय था, ओवरी था। तो यहाँ पर मादा युग्मक कहाँ उपस्थित रहता है, ओवरी में, यहाँ पर अंडाशय में उपस्थित रहता है। वर्तिकाग्र जो है वो क्या है, अग्र भाग है। अंडाशय सबसे नीचे था, मध्य में था वर्तिका, और सबसे ऊपर क्या था, वर्तिकाग्र था। और अगला ऑप्शन है कि नर जनन कोशिकाएं परागकण द्वारा निर्मित होता है, तो ये भी सही है। यहाँ हमारा गलत ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 ये गलत है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। यह आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला है संपर्क प्रक्रिया, क्लोर अल्कली प्रक्रिया, हेबर प्रक्रिया, सॉल्वर प्रक्रिया। तो सब इन सभी प्रक्रिया के बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है यहाँ पर कि संपर्क प्रक्रिया। यहाँ पर क्या होता है, संपर्क प्रक्रिया क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, यहाँ पर संपर्क प्रक्रिया का उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करने के लिए। अब क्लोर एल्कली प्रक्रिया, इससे किसका निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, NaOH बनाने के लिए किसका उपयोग करता है, क्लोर एल्कली प्रक्रिया का। हेबर प्रक्रिया, हेबर प्रक्रिया से किसका निर्माण होता है, अमोनिया के उत्पादन के लिए हेबर प्रक्रिया, यहाँ पर प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। सॉल्वर प्रक्रिया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सॉल्वर प्रक्रिया। तो ये सारे प्रक्रिया आपको याद रखने हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा कौन सा बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो किसके द्वारा निर्माण होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली यहाँ पर प्रोसेस के द्वारा किसका निर्माण हो जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कर रहा है, जब वृद्धि हार्मोन का स्तर कम होता है तो कौन वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाला कारक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर मुक्त करता है और प्यूस ग्रंथि को उद्दीपित स्टिमुलेट्स करने करके वृद्धि हार्मोन मुक्त करता है। आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 का। पहला ऑप्शन है अग्नाशय, दूसरा है अतिरिक्त एड्रेनल ग्लैंड, हम लोग बोलते हैं, तीसरा है थायराइड ग्लैंड, और चौथा है हाइपोथैलेमस। तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि वृद्धि हार्मोन जो होता है वो
पीयूष ग्रंथि को उद्दीपित करने के लिए वृद्धि हार्मोन का क्या यूज होता है। यहाँ पर हम लोग पहले इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद यहाँ पर कॉन्सेप्ट को पहले डिस्कस करते हैं। तो पहला क्या है, हाइपो, यहाँ पर क्या कह रहा है, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का वह भाग है जो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। तो हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का वह भाग है जो क्या करता है, पीयूष ग्रंथि को यहाँ पर नियंत्रित करता है। जब शरीर में वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का स्तर कम हो जाता है, तब हाइपोथैलेमस एक हार्मोन छोड़ता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उस हार्मोन को यहाँ पर कहते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GHRH, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, GHRF। तो जब शरीर में वृद्धि हार्मोन का स्तर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन छोड़ता है वृद्धि हार्मोन के लिए, कौन सा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GHRH, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ठीक, GHRF। अब क्या है, यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रखंड को उद्दीपित स्टिमुलेट्स करता है, जिससे वह वृद्धि हार्मोन का स्राव करता है। तो यहाँ पर क्या है, जो हाइपोथैलेमस है, ये यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर को यहाँ पर क्या करता है, हार्मोन छोड़ता है, जिससे क्या होता है, इस हार्मोन से वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है। तो हमारा क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या है क्वेश्चन। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लिए, अब क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या है, जब वृद्धि हार्मोन का स्तर कम होता है तो वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाला कारक जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है मुक्त करता है और पीयूष ग्रंथि को स्टिमुलेट्स करके वृद्धि हार्मोन मुक्त करता है। तो ये कौन सा है, ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, जब वृद्धि हार्मोन का स्तर कम हो जाता है तो हाइपोथैलेमस यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर नामक हार्मोन को क्या करता है, यहाँ पर स्टिमुलेट्स करता है, ठीक। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है। एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक अम्ल और जिब्रेलिन। तो यहाँ पर इन सभी यहाँ पर जो है हार्मोन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसके क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है कि फलों और बीजों में साइटोकाइनिन पादप हार्मोन उच्च सांद्रता होती है। फलों और बीजों में क्या होता है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है। अब साइटोकाइनिन हार्मोन क्या होता है कि पादपों के कोशिका विभाजन में सहायक करता है तथा वृद्धि एवं विकास को प्रेरित करता है। कि साइटोकाइनिन का क्या यूज है, पादपों में ये क्या करता है, कोशिका विभाजन में भी सहायता करता है और दूसरा क्या करता है, वृद्धि एवं विकास को प्रेरित करता है। अब दूसरा ऑप्शन हमारा था ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, पादप के पुष्पन को बढ़ाता है। और ऑक्सिन खरपतवार नाशी को भी क्या करता है, मतलब खरपतवार नाशी के रूप में यहाँ पर यूज किया जाता है, भूमिका निभाता है खरपतवार नाशी में। अब तीसरा ऑप्शन था हमारा क्या, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है, जिब्रेलिन हार्मोन बोना पौधों को लंबा करने का कार्य करता है तथा पादप की वृद्धि में सहायक होता है। यहाँ पर बोना क्या है, बोना पौधों को लंबा करने का, यानी कि ये वृद्धि का कार्य करता है, कौन, जिब्रेलिन हार्मोन। और चौथा हमारा क्या है, यहाँ पर ऑप्शन था एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, यहाँ पर वृद्धि रोधक हार्मोन है, ये वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है। तो उच्च सांद्रता किसकी होती है, साइटोकाइनिन की उच्च सांद्रता होती है। यहाँ पर साइटोकाइनिन की उच्च सांद्रता होती है। ऑक्सिन, एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए साथ में। ये सब भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पादप में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उच्च सांद्रता की बात कर रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ऑक्सिन, एब्सिसिक अम्ल और जिब्रेलिन का यहाँ पर हम लोग कंप्लीट डिस्कशन देख लिए कि किसका कौन सा यहाँ पर यूज है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि प्रबल अम्लीय विलयन का पीएच रेंज कितना होता है। यहाँ पर आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 का, कि प्रबल अम्लीय विलयन का पीएच रेंज कितना होता है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिस्कस कर दिया है पहले ही, एक बार फिर से मैं यहाँ पर आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि क्या होता है पीएच स्केल। ये क्या होता है कि इसकी मदद से अम्ल या क्षार की प्रबलता का पहचान किया जाता है, जहाँ जिसमें पीएच स्केल में 7 पर पॉइंटर मार्क किया हुआ रहता है, जो क्या करता है कि उदासीन को यहाँ पर शो करता है। 7 से पहले जो 0 तक रहता है वो अम्लता को दर्शाता है, और 7 के बाद जो 14 तक रहता है वो क्या दर्शाता है, यहाँ पर क्षार को या भस्म को दर्शाता है। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि प्रबल अम्ल, जैसे जैसे हम लोग 7 से 0 की तरफ जाएंगे अम्ल की अम्लता बढ़ती जाएगी, और 7 से जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर 14 तक जाएंगे क्षार की क्षारता बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर 0 से लेकर 3 या 3.5 तक क्या हो जाता है, प्रबल अम्ल हो जाता है, और 3 या 3.5 से 7 तक क्या हो जाता है, दुर्बल अम्ल हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर
7 से लेकर के 10 तक क्या हो जाता है, दुर्बल क्षार हो जाता है, और 10 से लेकर के 14 तक यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रबल क्षार हो जाता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबल अम्लीय विलयन, प्रबल अम्लीय विलयन का पीएच रेंज कितना हो जाता है, यहाँ पर 0 से लेकर 3 तक। प्रबल अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना हो जाता है, यहाँ पर 0 से 3 तक हो जाता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मिश्रण से कोलाइड कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है अपकेंद्रीकरण, दूसरा है वाष्पीकरण, तीसरा है निस्पंदन, या चौथा है आसवन। सबसे पहले कोलाइड क्या होता है इसके बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मिश्रण जो होता है वो मिश्रण 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर मिश्रण पहला है विलयन, दूसरा है कोलाइड और तीसरा है निलंबन। तो यहाँ पर मिश्रण कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला है यहाँ पर विलयन, दूसरा कोलाइड, तीसरा निलंबन। अब विलयन का जो साइज होता है 10.10 सेंटीमीटर से क्या हो जाता है, कम होता है। कोलाइड का साइज क्या हो जाता है, 10 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच होता है। और निलंबन का आकार क्या होता है, 10 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। अब क्या कह रहा है कि मिश्रण से कोलाइड के कणों को अलग करने के लिए अपकेंद्रीकरण, मिश्रण जो होता है उसमें से कोलाइड के कणों को अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अपकेंद्रीकरण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर कोलाइड मिश्रण से कोलाइड के कणों को अलग करने के लिए। यहाँ पर ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, आपको याद रखने हैं कि यहाँ पर क्या है कि टिंडल प्रभाव तथा ब्राउनी गति कोलाइडी विलयन में देखने को मिलता है। अब ये टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। टिंडल प्रभाव क्या होता है कि जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का, जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। दूसरा क्या है, ब्राउनी गति। ब्राउनी गति क्या कहता है कि जब मिश्रण में कोलाइड के कण जो रहते हैं वो टेढ़े मेढ़े गति करते रहते हैं, उसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनी गति। तो ये टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति किसमें देखने को मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ कोलाइडी विलयन में देखने को मिलता है, विलयन और निलंबन में देखने को नहीं मिलता है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझ लिए। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, मिश्रण से कोलाइड कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण का यहाँ पर क्या किया जाता है, मिश्रण में कोलाइड के कणों को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीकरण। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है, श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर किसमें होता है। ये आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन यहाँ पर किसमें होता है। तो सबसे पहले श्रम विभाजन क्या होता है इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि श्रम विभाजन यहाँ पर होता क्या है। तो यहाँ पर है कि श्रम विभाजन का अर्थ है शरीर के अलग अलग या कोशिकाओं, अलग अलग भाग या कोशिकाओं का अलग अलग विशेष कार्य करना। जैसे हमारे शरीर में है, हमारे शरीर में यहाँ पर विभिन्न अंग है जो कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। सबसे पहले कोशिका जीव की क्रियात्मक इकाई होती है जिससे मिलकर के उत्तक बनता है, फिर उत्तक मिलकर के अंग बनता है, फिर अंग बनकर के मिलकर के क्या बनता है, ऑर्गेन्स, ऑर्गेन्स मिलकर के ऑर्गेन सिस्टम, अंग तंत्र का निर्माण करता है। और अंग तंत्र से जो होता है ऑर्गेन सिस्टम से हमारा पूरा बॉडी बनता है। तो यहाँ पर सभी कोशिकाओं या सभी अंग जो ऑर्गेन्स है उसका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कार्य है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रम विभाजन, यानी कि सबका अलग अलग काम होता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं श्रम विभाजन। जैसे यहाँ पर क्या कर रहा है, एग्जाम्पल में कोई भाग केवल पाचन कर रहा है, तो जो पाचन कर रहा है, कोई शोषण कर रहा है, कोई संवहन कर रहा है, तो ये सबका क्या है, अलग अलग कार्य है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रम विभाजन। अब कह रहा है कि एक कोशिकीय जीव, जैसे क्या है अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है जिसमें क्या होता है, सिर्फ एक कोशिका होता है से बने होते हैं, अर्थात सारे कार्य एक ही कोशिका करती है, इसलिए श्रम का विभाजन नहीं होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, श्रम का विभाजन नहीं होता है। तो श्रम का विभाजन किसमें हो जाएगा, बहुकोशिकीय में श्रम का विभाजन हो जाएगा, एक कोशिकीय में श्रम का विभाजन नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में कि श्रम का विभाजन किसमें होता है। तो श्रम का विभाजन किसमें हो जाएगा, यहाँ पर बहुकोशिकीयों में श्रम का विभाजन हो जाएगा। एक कोशिका में सिर्फ एक कोशिका रहता है तो वहां पर श्रम का विभाजन नहीं होता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया मीथेन के दहन को निरूपित करता है। मीथेन के दहन को क्या करता है, निरूपित करता है। ये आरआरबी जेईई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर दहन प्रक्रिया जो मीथेन का होता है वो किस प्रकार होता है।
तो कह रहा है कि दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ आमतौर पर ईंधन एक ऑक्सीडेंट के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है। ऑक्सीडेंट के साथ क्या करता है? तेजी से प्रक्रिया करता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है और इसके पूर्ण दहन के उत्पाद हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। तो मीथेन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है और जब इसको जलाया जाता है, दहन किया जाता है तो क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण होता है। यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है CH4 को जब O2 से अभिक्रिया कराया जाता है। यहाँ पर याद रखने के लिए आप इस तरीके से याद रख सकते हो ट्रिक बना करके कि कोई भी चीज अगर वो जो है दहन होगी तो उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो CH4 जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो क्या होता है? CO2 और H2O का निर्माण करता है। तो ये था हमारा दहन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया मीथेन के दहन को, तो मीथेन के दहन को कौन सी अभिक्रिया यहाँ पर शो करती है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं। CH4H2O नहीं, दहन के लिए क्या चाहिए हम लोगों को? O2 चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर H2O है, नहीं होगा। यहाँ पर Cl2 है, नहीं होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा बचता है CH4O2 और O2। यहाँ पर O2 ऑप्शन अगर हम लोग छांटना चाहे तो दो ऑप्शन मिल जाता है। तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट क्या पढ़े कि जब हाइड्रोकार्बन मीथेन है और ये जब जलता है, ये इसका जब दहन होता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट। 3 नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा। जब मीथेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन का डिस्कशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस एक विकल्प को छोड़कर सभी संयोजी उत्तक के उदाहरण है? यहाँ पर आरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा यहाँ पर? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक क्या होता है उसको हम लोग पहले यहाँ समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो संयोजी उत्तक क्या कर रहा है कि यहाँ पर शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। कौन? यहाँ पर संयोजी उत्तक। इसका नाम ही है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? यहाँ पर शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसके उदाहरण की बात करें तो अवकाशी उत्तक यहाँ पर क्या है? संयोजी उत्तक है। वसा संयोजी उत्तक है। कंडरा जो जिसको हम लोग टेंडम कहते हैं, वो क्या है? टेंडन यहाँ पर संयोजी उत्तक है। उसके बाद है स्नायु जिसको हम लोग लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट क्या है यहाँ पर? ये संयोजी उत्तक है। उसके बाद अस्थि, उपास्थि, रक्त, लसिका, ये सब क्या है? संयोजी उत्तक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि संयोजी उत्तक क्या होता है और उसके उदाहरण को भी समझ लिए कि क्या क्या यहाँ पर संयोजी उत्तक होता है। अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक विकल्प को छोड़कर सभी संयोजी उत्तक है? तो उस विकल्प को हम लोगों को छांटना है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अस्थि क्या है? संयोजी उत्तक है। उपास्थि क्या है? संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? संयोजी उत्तक है। ट्रेकीड वाहिनिकाएं क्या है? ये संयोजी उत्तक नहीं है। अभी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल देखा उसमें वाहिनिकाएं उपस्थित नहीं था। तो ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इसमें हम लोगों को क्या करना था? उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना था जो क्या है? संयोजी उत्तक नहीं है। तो ये यहाँ पर ट्रेकीड जो है संयोजी उत्तक नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कर रहा है कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो दर्पण द्वारा आवर्धन, आवर्धन बराबर एम बराबर क्या हो जाता है? एम बराबर होता है माइनस बी बटा यू यहाँ पर, या बी बटा यू भी हम लोग कह सकते हैं। अवतल दर्पण के लिए -1 होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आवर्धन यहाँ पर माइनस बी बटा यू हो गया। यहाँ पर अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा जाता है। तो वस्तु दूरी तो यहाँ पर u दिया हुआ है, लेकिन प्रतिबिंब दूरी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो प्रतिबिंब दूरी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखने पर कौन सा किस जगह प्रतिबिंब बनेगा, सबसे पहले हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है यहाँ पर कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति। तो सबसे पहले जब वस्तु क्या होगा? अनंत पे रहेगा। जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। किस पर? फोकस पर। दूसरा है यहाँ पर जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा यहाँ पर। और प्रतिबिंब की जो है प्रकृति कैसी रहेगी? वास्तविक, उल्टा और छोटा। तीसरा है हमारा यहाँ पर जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। और प्रकृति प्रतिबिंब की कैसी होगी? वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। चौथा है यहाँ पर जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु रखी हो
तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और अनंत के बीच बनेगा। और प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। पांचवा है यहाँ पर, जब वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक, उल्टा और बड़ा। अब हमारा है यहाँ पर छठा, यहाँ पर क्या है कि फोकस एंड ध्रुव। जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, जिसकी प्रकृति क्या होती है? काल्पनिक, जिसको हम लोग आभासी भी कहते हैं। और सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। तो ये क्या है, यहाँ पर हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है और उसकी क्या प्रकृति होती है, यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। ये एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनता है तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु को कहाँ रखा गया है? 20 सेंटीमीटर वक्रता केंद्र पर। जब वक्रता केंद्र पर रखा जाता है वस्तु को तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ पर हो गया कि यहाँ पर v बराबर कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। और u बराबर भी कितना हो गया यहाँ पर? 20 सेंटीमीटर। तो m बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? m बराबर -20 बटा यहाँ पर 20 कितना हो जाएगा? -1। यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1। तो यहाँ पर याद रखना है कि आवर्धन कितना हो जाएगा? -1। इस तरीके से आपको क्या करना है? न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं करना है यहाँ पर कि यहाँ पर प्रतिबिंब जो दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो प्रतिबिंब यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? जब भी वस्तु परिपथ में संयोजित चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है तो एक ईएमएफ प्रेरित होता है। इसकी व्याख्या किस नियम से की गई है? तो यहाँ पर क्या है? आरआरबी जेईई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन कि जब विद्युत परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत परिपथ से संयोजित चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है, यानी कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई कंडक्टर प्लेस्ड किया जाता है या करंट कैरिंग कंडक्टर जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो वो क्या करता है? उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। इस ईएमएफ जो इंड्यूस होता है ये इसकी व्याख्या किसके द्वारा किया गया था? फैराडे के नियम के द्वारा किया गया था। फैराडे का नियम क्या कर रहा है? जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो क्या हो जाता है? उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। या फिर जो कोई मूविंग कंडक्टर है वो स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उसमें भी क्या होता है? एक यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जिसको क्या व्याख्या किसने किया था? फैराडे का नियम ने किया था। अब यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इसके डायरेक्शन को इससे पिछले क्लास में क्लास नंबर 2 में मैंने डिस्कस कर दिया था कि ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा उसको हम लोग किस नियम के अनुसार यहाँ पर डिफाइन करते हैं? यहाँ पर जो है ईएमएफ के डायरेक्शन को हम लोग फाइंड करते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के द्वारा। यहाँ पर उसको भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ कि राइट हैंड रूल क्या कहता है। राइट हैंड रूल कह रहा है कि यहाँ पर जब हमारा अंगूठा क्या करेगा? मोशन ऑफ कंडक्टर को यहाँ पर शो करेगा और यहाँ पर हमारा तर्जनी उंगली जो है वो किसको शो करेगा? वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। तो जो हमारा मिडिल फिंगर है वो किसको शो करेगा? यहाँ पर ईएमएफ के डायरेक्शन को शो करेगा। तो ईएमएफ का डायरेक्शन हम लोग यहाँ पर फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये था इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही कथन को हम लोगों को क्या करना है? सिलेक्ट करना है। ये आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि भार वह बल है जो किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर कार्य करता है। तो भार क्या हो जाता है? वो नीचे की ओर कार्य करता है। तो वो हमारा क्या है? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है भार। दूसरा है प्रनोद वह बल है जो किसी वस्तु पर उसकी सतह के लंबवत कार्य करता है। तो प्रनोद क्या है कि वो किसी वस्तु के सतह के लंबवत कार्य करता है। प्रनोद एक तरीका का प्रेशर हो गया जो क्या करता है? किसी वस्तु के हमेशा लंबवत ही कार्य करता है। और भार जो होता है हमेशा वो क्या होता है? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ही कार्य करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर कह रहा है कि अमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं करती है? यहाँ पर एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां, यहाँ पर अमाशय भित्ति में जो जठर ग्रंथियां रहती है उससे रिलेटेड पहले कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर यहाँ पर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है कि अमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां निम्नलिखित का स्राव करती है। अमाशय भित्ति में जो जठर ग्रंथियां रहती है वो किसका किसका स्राव करती है?
तो पहला है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है पेप्सिनोजेन जिसको हम लोग पेप्सिन कहते हैं, तीसरा है यहाँ पर श्लेष्मा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूकस कहते हैं। तो यहाँ पर जो अमाशय भित्ति में रहता है जठर ग्रंथि, उससे तीन यहाँ पर क्या होता है, साबित होता है। सबसे पहला है कौन सा, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है पेप्सिन और तीसरा है यहाँ पर म्यूकस। ये सब क्या होता है, जठर ग्रंथि से स्रावित होता है। और यहाँ पर क्या करें, लार, जो सामान्यतः क्या है, लार ग्रंथि द्वारा साबित होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, अमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं करती है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर किसका स्राव करती है, पेप्सिन का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और म्यूकस का। इस सब का यहाँ पर स्रावित करती है, जठर ग्रंथि से निकलता है। और यहाँ पर लार क्या होता है, वो लार ग्रंथि से निकलता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, यहाँ पर लार हो जाएगा, क्योंकि लार क्या होता है, वो लार ग्रंथि से निकलता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या कर रहा है, प्रतिरोधकों के श्रेणीक्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक में वोल्टता किस प्रकार बंटित होता है। यहाँ पर किस प्रकार वोल्टेज डिवाइडेड होता है श्रेणीक्रम संयोजन में, आरआरबी जेईई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, श्रेणीक्रम संयोजन जो होता है यहाँ पर, इसको पहले हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है, ये क्या है, श्रेणीक्रम में लगा हुआ है, जिसमें हम लोग क्या किए, 20 वोल्ट का एक बैटरी दे दिए। यहाँ पर ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। ठीक, यहाँ से आई करंट जा रही है, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो क्या हो जाएगा, V1, यहाँ पर V2 और क्या हो जाएगा, V3। तो यहाँ पर टोटल वोल्टेज यहाँ पर हम निकाले तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस 1 प्लस वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस 2 प्लस वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस 3। तो यहाँ V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, यहाँ पर क्या कहा है, प्रतिरोधकों के श्रेणीक्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधकों में वोल्टता किस प्रकार बंटित होता है। तो प्रतिरोध मानों से अप्रभावित रहता है, नहीं। प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, नहीं। सभी प्रतिरोध में समान रूप से होता है, नहीं। करंट समान। 26 क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है, द्विआवेशी हीलियम आयनों का निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। द्विआवेशी हीलियम आयनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर द्विआवेशी हीलियम की बात करें तो ये अल्फा कण के नाम से भी जाना जाता है। अल्फा कण जो होता है वो हीलियम अणु के ही समान होता है, तो इसीलिए द्विआवेशी यहाँ पर जो होता है, हीलियम के पास भी 2 आवेश होता है और अल्फा कण के पास भी यहाँ पर क्या होता है, 2 आवेश होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विआवेशी हीलियम आयनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, अल्फा कण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अब हम लोग अल्फा, बीटा और गामा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसको से रिलेटेड यहाँ पर कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर है हमारा अल्फा कण क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। बीटा कण क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और गामा कण क्या होता है, नो चार्ज। अल्फा कण पे पॉजिटिव चार्ज, बीटा कण पे नेगेटिव चार्ज और गामा कण पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब द्रव्यमान की बात करें तो अल्फा का द्रव्यमान बीटा और गामा की तुलना में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो द्रव्यमान अल्फा का सबसे ज्यादा, उससे कम होता है बीटा का, उससे कम होता है गामा का। आयनन क्षमता की बात करें तो अल्फा का सबसे ज्यादा होता है, उससे कम बीटा का, उससे कम गामा का। वेग की बात करें तो वेग क्या हो जाता है, यहाँ पर अल्फा का सबसे कम होता है, बीटा का उससे ज्यादा होता है और गामा का सबसे ज्यादा होता है। तो वेग सबसे ज्यादा किसका हो गया, गामा का। जब वेग ज्यादा है तो यहाँ पर वेदन क्षमता भी किसका होगा, अल्फा का सबसे कम, बीटा का उससे ज्यादा और गामा का सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा वेदन क्षमता किससे हो जाएगा, यहाँ पर गामा का हो जाएगा। फोटोग्राफी प्लेट का बात करें तो ये भी है, यहाँ पर बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव कौन सा डालता है। तो यहाँ पर अल्फा सबसे कम प्रभाव डालता है, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा। तो फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव सबसे ज्यादा कौन डालता है, यहाँ पर गामा किरण यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। तो ये था अल्फा बीटा गामा से रिलेटेड यहाँ पर कॉन्सेप्ट, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन का यहाँ पर सामान्य सूत्र क्या है। तो यहाँ पर हम लोग आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों का सामान्य सूत्र हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले तो एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो जाता है, CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n और एल्काइन का क्या हो जाता है, CnH2n-2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2।
और हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एल्कीन। एल्कीन का क्या हो जाता है यहाँ पर सामान्य सूत्र होता है CnH2n। CnH2n यहाँ पर 4th नंबर ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है घरेलू परिपथ में विद्युत फ्यूज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आरआरबी जेईई का अगेन पूछा हुआ क्वेश्चन है ये 2024 का। तो फ्यूज का यहाँ पर उद्देश्य क्या होता है घर में लगाने के लिए, क्वेश्चन ये कह रहा है। अब सबसे पहले हम लोग फ्यूज के बारे में पढ़ लेते हैं कि फ्यूज क्या होता है, उसका क्यों यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्यूज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फ्यूज क्या होता है, फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण है, उसमें प्रभाव। इससे पहले भी मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ पर सेकंड या फर्स्ट क्लास में, कि यहाँ जो है फ्यूज किस पर वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करता है। तो फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव हीटिंग इफेक्ट पर आधारित उपकरण है। फ्यूज के परिपथ जो होता है, फ्यूज को यानी कि लाइव वायर के श्रेणी क्रम में यहाँ पर सीरीज में लगाया जाता है। तो यहाँ पर फ्यूज को किस में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। फ्यूज क्या करता है, तो ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से फ्यूज क्या करता है, बचाता है। तो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट क्या होता है, यहाँ पर ओवरलोडिंग का मतलब हो गया कि जैसे हम लोग यहाँ पर कभी कभी क्या करते हैं कि घर में कभी आयरन या फिर जो हैवी इक्विपमेंट होता है उसको लगाते हैं, तो हमारा क्या करता है, फ्यूज का एलिमेंट जो होता है वो मेल्ट कर जाता है, जिससे क्या होता है, पावर कट हो जाता है। पावर कट हो जाता है तो हमारा इक्विपमेंट और जो भी वायर रहता है वो क्या होता है, सुरक्षित रह जाता है। तो ये किसके कारण होता है, फ्यूज के कारण होता है। जब भी ओवरलोडिंग हो जाता है, जो लोड है उससे ज्यादा कैपेसिटी का लोड हम लोग यूज करते हैं, तो वो क्या आ जाता है, ओवरलोडिंग, उसी को हम लोग कहते हैं। तो उस कंडीशन में फ्यूज क्या करता है, मेल्ट कर जाता है, फ्यूज एलिमेंट मेल्ट कर जाता है, तो फ्यूज ऑपरेट कर जाता है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब कभी भी हम लोग रॉन्ग कनेक्शन कर देते हैं तो वो क्या जाता है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हो गया कि हैवी करंट फॉलो करने लगता है उस सर्किट से होकर, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो फ्यूज क्या करता है, ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट से बचाता है। अगला है फ्यूज किससे बना होता है, तो एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड। यहाँ पर एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, टीन, इटीसी से ये सब क्या बना होता है, फ्यूज एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, ये सब से फ्यूज एलिमेंट जो होता है वो बना होता है यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट फ्यूज के बारे में पढ़ लिए कि किस इफेक्ट पर काम करता है, कैसे काम करता है और किस किस से यहाँ पर बचाता है। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू परिपथ में फ्यूज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, क्यों हम लोग लगाते हैं, तो है टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन है कि हम लोग क्या करते हैं, ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, फ्यूज का यूज करते हैं, टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। और फ्यूज को हम लोग किस में लगाते हैं, ये हमेशा याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्यूज को हम लोग क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या कर रहा है, अंडाशयों ओवरीज द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। ओवरी का जो नियंत्रित कार्य होता है वो आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला है पीयूष ग्रंथियों को उद्दीपित करता है, स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा है मासिक धर्म। तीसरा है सभी अंगों के विकास को उद्दीपित करता है, स्टिमुलेट्स करता है। और चौथा है उपापचय को नियंत्रित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मासिक धर्म। यहाँ पर जो अंडाशय होता है वो द्वारा डैश अंडाशय द्वारा नियंत्रित कार्य कौन सा है, यहाँ पर मासिक धर्म। यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, अंडाशय द्वारा नियंत्रित होता है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। 30 क्या करा है, मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है। ये आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है, यहाँ पर शक्ति कहलाता है। किया गया कार्य क्या कहलाता है, यहाँ पर शक्ति कहलाता है। मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है, यहाँ पर पावर कहलाता है। यही पर अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ देता कि मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किए गए कार्य की क्षमता क्या कहलाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ पर शक्ति बराबर क्या हो जाता है, पी बराबर वी आई, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, आई स्क्वायर आर, या इसी को क्या लिखते हैं, वी स्क्वायर बटा आर। तो ये बार बार इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। सिंपल न्यूमेरिकल आपको दे देगा करंट, पावर और यहाँ पर वोल्टेज में रिलेशन है। तो पी बराबर क्या होता है, वी आई या आई स्क्वायर आर या बी स्क्वायर बटा आर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 था ये हम लोग का आज, जो हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कशन किए यहाँ पर, जो सभी क्वेश्चन यहाँ पर आरआरबी में पूछे गए क्वेश्चन है। तो यदि आप आरआरबी नेक्स्ट यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, किसी भी आगामी आरआरबी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एएलपी हो, टेक्नीशियन हो,
चाहे वो जेई हो, तो यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इस सीरीज को आप कंप्लीटली देखें। आज लेक्चर नंबर 3 था। यदि आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को जरूर से देखें, आपको चैनल पर मिल जाएगा। और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमरेड दीपक एकेडमी पर मिल जाएगा, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।